हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, सब ठीक है। तो रेडी हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशंस के लिए? देखो, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो रिसेंटली जो यूपीएससी मेंस का जो पेपर हुआ था जीएस का, उसका हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जीएस 2 रहने वाला है। ऑलरेडी जीएस 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम सबसे पहले, अभी भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन एनालाइज करना है और सबसे पहले हम वही करेंगे। क्वेश्चन आपको 3 स्टेज में क्या करना है, एनालाइज करना है। पहला स्टेज में आपको मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन समझना है। सेकंड स्टेज में आपको क्या समझना है, कोड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एंड जो थर्ड स्टेज है उसमें आपको समझना है सोर्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है। उसी तरीके से सिमिलर आपका जो क्वेश्चन फॉर्म फ्रेम होगा वो 3 पार्ट में होगा, मीन्स 3 स्टेजेस में। पहला स्टेजेस में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। सेकंड स्टेज में यानी कि जो आपका मेन बॉडी पार्ट होता है, लाइक जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, यानी कि मेन कंटेंट लिखना है। थर्ड स्टेज में यानी कि आप थर्ड पार्ट की बात करो तो उसमें आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो चलिए, पहले हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आंसर डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट मैं अपने डिस्कस करूंगा, बाकी जो कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो सारे पॉइंट्स को। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी उनके जो पॉइंट्स हैं, आंसर कैसे लिखने, क्या क्या लिखने, उनके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। क्योंकि जब तक आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करोगे, मेंस का पेपर लिखने में आपको उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम मेंस के आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीएस, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स की जीएस के पेपर की, तो उसका भी हमने सेट 1 डिस्कस किया, सॉरी सेट ए डिस्कस किया है। इसमें आपको जो हमने डिस्कस किया वो पार्ट बाई पार्ट डिस्कस किया, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से हमने डिस्कस किया था कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सोर्स क्या है, मीनिंग क्या है क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर क्या होना चाहिए। इस तरीके से हमने डिस्कस करा था। करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, नेशनल न्यूज़ के, इंटरनेशनल न्यूज़ के, वो सारे आपको करंट मतलब इसी चैनल पे मिलता रहेगा। मैंने एक वीडियो में कहा था कि करंट अफेयर के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया गया, बट उस पे वीडियो अपलोड ना होते हुए अब सारे वीडियो इसी पे देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि आपको अलग अलग चैनल पे शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे अब आपको सारी चीज़ें मिलेगी। बात करते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीलिम फैक्ट्स जो होते हैं, प्रीलिम्स बूस्ट फैक्ट, वो भी आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो इन सब के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। उससे पहले इसका बेसिक चीज़ समझिए कि ये क्वेश्चन हम किस टाइम का डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2025। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जीएस 2, टॉपिक आईआर, टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, देखिए अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो जिन स्टूडेंट का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पीएसआईआर है, तो वो भी ये आंसर, उनके लिए भी ये आंसर काफ़ी ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट के से रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन से। क्योंकि आई पीसीएस पीएसआईआर में आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना पड़ता है। देखो, सिंपल वर्ड में समझते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अगर आप यहाँ पे समझोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सीधा सीधी क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपसे ये जानना चाहता है कि आज के टाइम पे अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन जैसे वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन
फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेडनेस कम होता जा रहा है। यानी कि कम होने का कारण क्या है? तब दुनिया फिर से, यानी कि अभी के टाइम पे जो हमारी मतलब जो वर्ल्ड है वो फिर से सॉवरेन नेशनलिज्म यानी कि अपने देश के इंटरेस्ट और आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखना की तरफ बढ़ते जा रही है। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे रीज़न है जिसके वजह से इन प्रेजेंट टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन है वो वीक होता जा रहा है और नेशनलिज्म और जो सोवरेन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस बेसिस पे आपको क्या करना था, आंसर लिखना था। यही थी मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज था, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब हम सेकेंड स्टेज पे बात करते हैं क्वेश्चन के एनालिसिस की। सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे आखिर ऐसा क्या है जो जानना चाहता है, कि वो चाहता है कि एग्जामिनर इस पॉइंट्स को मेंशन करे। किस किस पॉइंट्स को मेंशन करे? तो एग्जामिनर आपसे इसमें बेसिकली जो जानना चाहता है वो 5 पॉइंट, सॉरी, मेनली 3 पॉइंट्स में जानना चाहता है। पहला पॉइंट क्या जानना चाहता है कि रीजन ऑफ डिक्लाइन ग्लोबलाइजेशन, रीजन ऑफ डिक्लाइन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन होता जा रहा है। दूसरा आपसे क्या जानना चाहता है, रीजन ऑफ राइजिंग सॉवरेन सॉवरेन नेशनलिज्म। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से आज के टाइम पे सॉवरेनिटी एंड नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है। थर्ड, की रिलेशनशिप कनेक्टेड, रिलेशनशिप कनेक्टेड। अब देखो, रिलेशनशिप कनेक्टेड, इन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको क्या करना था, क्वेश्चन फ्रेम करके लिखना था। तो मीनिंग आपको मैंने समझा दिया, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। दूसरा, मैंने आपको एनालिसिस, जो क्वेश्चन एनालिसिस है इसमें मैंने आपको बता दिया कि कोर डिमांड क्या है। थर्ड पॉइंट, यानी कि जो आपको लिखना है उसमें सोर्स आपको मालूम होनी चाहिए कि किस सोर्स के बेसिस पे आप अपना आंसर लिखोगे, या जो क्वेश्चन की जो सोर्स है वो क्या है। अभी तो आप अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे, जब तक सोर्स नहीं मालूम होगा तब तक क्या कौन से पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन किस पे में लिखोगे वो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो, सोर्स की बात करते हैं तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, GS2 पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो उसमें भी आपसे रिलेटेड में होगा। बुक्स की बात करते हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सोर्स क्या क्या है। बुक्स, तो बुक्स में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स। फिर इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, इग्नू का स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर के किस आर्टिकल, द इकोनॉमिस्ट एंड फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स।
यानी कि ये कहीं ना कहीं किससे भी जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर से। देखो इसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स भी हैं। जैसे अगर हम करंट अफेयर टॉपिक की बात करते हैं, करंट अफेयर्स टॉपिक जहाँ से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रसिया यूक्रेन वॉर, रसिया यूक्रेन वॉर। फिर यूएस चाइना टेक वॉर, टेक वॉर। फिर कोविड 19 वैक्सीन नेशनलाइजेशन, सॉरी नेशनलिज्म। ये कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स हैं जिससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है। तो मैंने आपको तीनों चीजें बताई, मीनिंग क्या है, कोड डिमांड क्या है, एंड सोर्स, और करंट अफेयर के किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। होप सो कि अब आप अपना आंसर क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। ये तो मैंने इसलिए बताया था कि अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखना चाहते कि मैंने आप खुद से आंसर ट्राई करना चाहते हैं, तो इतना सा भी अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप अपना आंसर इजीली फ्रेम कर सकते हैं। अब हम सीधा सीधी आते हैं अपने आंसर पे। पहला जो पॉइंट होगा इसमें हम बात करेंगे इस बारे में, इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन ये हमारा पहला स्टेज है। इंट्रोडक्शन किसी भी आंसर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसका इंट्रोडक्शन मेंशन करें। तो अगर हम ना कोल्ड वॉर की बात करते हैं, कोल्ड वॉर जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध, तो ये कब से कब तक चला था? 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। अब जैसे देखो, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके जस्ट बाद ही हमारा क्या स्टार्ट हो गया था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था उसमें मेनली दो कंट्री शामिल थी, एक था यूएसए और दूसरी साइड था यूएसएसआर। इन्हीं दोनों कंट्री के बीच में क्या हुआ था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। कोल्ड वॉर के एक चैप्टर है क्लास 12th में, जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पहले ही चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो जो 1945 से 1991 के बाद जो ग्लोबल है, वो क्या है, एक विलेज की तरीके से बन गया, मतलब एक गांव के तरीके से बन गया, जहाँ पे सारी बाउंड्री हट चुकी थी। यहाँ पे बाउंड्री हटने का मतलब और गांव बनने का मतलब ये नहीं था कि जो इंटरनेशनल लाइनें हैं जो कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से डिवाइड करते हैं वो खत्म हो गई थी, नहीं। यहाँ पे ग्लोबल विलेज बनने का मतलब या जो बाउंड्री हटने का मतलब है वो ये है कि जो ट्रेड है वो क्या होने लगा था, मतलब बॉर्डर क्रॉस, यानी कि बॉर्डर के पार आसानी से होने लगा था। सब कंट्रीज ट्रेड करना शुरू कर दिया, सभी कंट्रियों ने अपना अपना एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया था। कंपनी बाहर के देशों में जा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने बॉर्डर को हटा करके बॉर्डर को तोड़ दिया था, जिसके बाद क्या था, धीरे धीरे जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड में ट्रेड बढ़ने लगा था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसका आना जाना या एक्सचेंज होना, वो हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। तो आफ्टर जो कोल्ड वॉर था उसके बाद ग्लोबलाइजेशन तेजी से बढ़ा था। जो देश थे उन्होंने बाउंड्रीज भूल गए थे, मतलब अ, एक दूसरे कंट्री के साथ अपने रिलेशंस बिल्डिंग अच्छे, मतलब रिलेशंस बहुत अच्छे बनाए थे ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड डेवलप कर सके, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके। लेकिन अगर हम लेटेस्ट टाइम की बात करें, ये जो 10 से 15 साल का जो टाइम पीरियड गया आया है, तो इसमें से जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या पड़ता जा रहा है, वीक पड़ता जा रहा है। अब इसका मेन कारण क्या है? इसका जो मेन कारण आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पे जो मोस्टली कंट्री है वो अपने ऊपर यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस दे रही है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो आज के टाइम पे कम होता जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब आता है हमारे पास मेन कंटेंट यानी कि बॉडी।
तो सबसे पहला है राइज टू प्रोटेस्ट एंड ट्रेड वॉर, सॉरी, सबसे पहले ये समझो कि वनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो ट्रेड है वो मतलब सब सॉरी जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरीके से वनिंग होना स्टार्ट हुआ था। तो पहला हमारा जो टॉपिक चलेगा वो किस पे चलेगा, वनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। अब हम सबसे पहले इसके पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारे कुछ पॉइंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे वो समझिए। सबसे पहला पॉइंट्स आता है राइज ऑफ प्रोटेक्टिज्म एंड ट्रेड वॉर। तो आप इसमें पहला पॉइंट एक्सप्लेन करके लिखोगे, राइज ऑफ प्रोटेक्टिज्म प्रोटेक्टिलिज्म एंड ट्रेड वॉर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो अर्लियर टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट एंड ग्लोबल सप्लाई चेन। लेकिन अब हर कंट्री अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जो कि कभी स्टार्ट हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 2018 में। तो जिसमें यूएसए ने चाइना के गुड्स पर 316 मिलियन डॉलर की टैरिफ्स लगाए थे और चाइना ने भी काउंटर टैरिफ यूएसए के ऊपर लगाया था। इसका जो एम था, मतलब कि जो मेन मोटिव था यूएसए का टैरिफ लगाने का, वो क्या था कि मेड इन अमेरिका को अपनी कंट्री के अंदर में प्रमोट करना चाहता था, उसको बूस्ट करना चाहता था। और चाइनीज इंपोर्ट्स क्या है उसको रिड्यूस करना चाहता था। तो इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यूएस चाइना ट्रेड वॉर देखने को मिलेगा। मतलब इसका क्या समझिए कि जो कंट्रीज थी वो ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड होने की वजह बजाय अपने प्रोडक्ट और अपनी जॉब्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी या चाहती है। तो पहले पॉइंट में आप ये चीज एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अब आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, डिक्लाइन डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे देखो ग्लोबलाइजेशन में डब्ल्यूटीओ, यूएन, आईएमएफ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस थे, ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक क्रूशियल रोल था इनका वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड के लिए। लेकिन अब कंट्रीज इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन कंट्री के फेवर में अपनी पॉलिसीज बनाती है जिनका इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा होता है। सीधा सीधे समझिए यूएसए का, इन सारी जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पे किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो मोस्ट पावरफुल नेशन है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वो फ्रीडम वे में क्या नहीं कर सकती, अपनी डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इस बेसिस पे जो आज के टाइम पे जो अब कंट्रीज हैं वो क्या करें, इन पे भरोसा बहुत ही ज़्यादा कम करें और अपनी जो रीजनल या जो बायलैटरल एग्रीमेंट आज के टाइम पे क्या कर रही हैं, बनाना शुरू कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जो डब्ल्यूटीओ एप्लीएंट बॉडी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट रिजॉल्व करती है, डिस्ट्रीब्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, वो 2019 से लेकर के जो वॉर चल रहे हैं आज के टाइम पे, रसिया या यूक्रेन के बीच में वॉर देखने को मिल जाएगा, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो जगह जगह पे जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, उनको प्रॉपरली तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। तो कंट्री अब क्या कर रही है, आपस में ही मिल करके जो रीजनल ग्रुप्स है
उसको बना करके उसी पे उन्हीं को क्या उसी की बेसिस पे वो क्या कर रही है, अपना ट्रेड कर रही हैं। जैसे कंट्री अब आपस में ही क्या कर रही हैं, कुछ ग्रुप्स बना रही हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इंडो पैसिफिक ट्रेड ग्रुप्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो रीजनल कंट्री हैं, जिनके साथ जो हमारी पड़ोसी हैं या जो जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम उनके साथ ग्रुप बना करके हम क्या कर रहे हैं, उस पर ट्रेड कर रहे हैं। मीनिंग कि जो ग्लोबल रूल्स की जगह पे अब क्या है, रीजनल या नेशनल रूल्स चलने लगा है। थर्ड पॉइंट्स में आता है आपका रिट्रेट ऑफ इकोनॉमिक जो इंटरडिपेंडेंसी। थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, रिट्रीट ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अब इसका मतलब समझो। देखो, सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो कॉरपोरेशंस होने की जगह पे अब क्या होने लगा है, ये काफ़ी ज़्यादा राइवलरी बढ़ गया है। तो मतलब एग्जांपल से समझो, अगर हम यूएस एक्सपोर्ट की बात करें, तो वो यूएस एक्सपोर्ट यानी कि जो यूएस एक्सपोर्ट बैन ऑन सेमीकंडक्टर 2022, यानी कि यूएसए ने चाइना के जो एडवांस चिप्स एक्सपोर्ट जो करना था उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था कि चाइना का जो टेक सेक्टर है वो क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाए। तो इससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो और भी ज़्यादा क्या था, कॉम्पिटिटिव दोनों, यानी कि उस सप्लाई चेन और जो कंपटीशन है उन दोनों पे क्या पड़ा था, इम्पैक्ट पड़ा था। फोर्थ पॉइंट में आप क्या मेंशन कर सकते हो, इसमें आपका आएगा बैकलेस अगेंस्ट लाइबरल जो ग्लोबल ऑर्डर है। बैकलेस बैकलेस अगेंस्ट लिबरल ग्लोबल ऑर्डर। अब इसका सीधा सीधी मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, देखो इसका सीधा सीधी मतलब है जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है, ग्लोबल इंटीग्रेशन के खिलाफ लोकल रिएक्शंस क्या हो गए थे, स्टार्ट हो गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं ब्रेग्जिट, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम था वो 2016 में किससे रिमूव कर गया था, यूरोप यूनियन से अलग हो गया। यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम था वो यूरोपीय यूनियन से अलग होने का डिसीजन लिया, क्योंकि लोगों को अलग यानी कि लोगों को अलग ही माइग्रेशंस और यूरोपीय यूनियन रूल्स उनके जॉब्स और सॉवरेनिटी को क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे। पॉपुलिज्म मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो जो पॉपुलिज्म मूवमेंट्स थे यूरोप और यूएसए में क्या है, आज के धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गए। जॉब्स छिनने लगे थे, जो बाहर के देश के जो लोग थे, बाहर के जो विदेशी थे, वो फॉरेन्स आ रहे थे, मतलब देश के अंदर में बाहर के देश के लोग आ रहे थे। और आने से क्या यानी कि जैसे वो बाहर के जो देश की मीन्स आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, वो इसलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था कि जो बाहर के जो लोग थे वो वहाँ पे आकर के जॉब्स कर रहे थे, और लोकल के लिए जो जॉब्स थे वो क्या पड़ती जा रही थी, शॉर्टेज पड़ती जा रही थी। उसके बाद आता है पेंडेमिक एंड एनर्जी क्राइसिस। फिफ्थ पॉइंट में जो आप लिख सकते हो, पेंडेमिक पेंडेमिक एंड एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्राइसिस के टाइम पे कंट्रीज ग्लोबल कॉरपोरेशन से ज़्यादा अपने सर्वाइवल पर फोकस करना शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि जो वैक्सीन नेशनलिज्म, यानी कि जब देशों के द्वारा वैक्सीन डेवलप कर लिया गया था, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अपने अपने कंट्री अपने अपने सिटीजन्स के लिए वो उन्होंने वैक्सीन क्या किया था, रखना शुरू कर दिया था, बजाय एक्सपोर्ट करने के। अगर हम रसिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं जो कि 2022 में स्टार्ट हुआ था, यूरोप ने अपना गैस सप्लाई रसिया से क्या कर लिया था, करने का कट कर यानी कि कट किया और नए सप्लाईज ढूंढना
नए सप्लाईज ढूंढना उनके द्वारा क्या है स्टार्ट कर दिया गया था। तो देखो ये पांच पॉइंट्स है जो आप ये इस बेसिस पे लिख सकते हो कि वो कौन कौन से रीज़न थे जिसके वजह से आज के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन है वो वीक पड़ती जा रही थी और अदर कंट्रीज़ के द्वारा जो सॉवरेनिटी है और जो नेशनलिज्म है उस पर फोकस कर रही थी। अब हम बात करते हैं राइज ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अच्छा मुझे ये बताओ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करंट टाइम का। देखो करंट टाइम ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पे? राइज ऑफ सॉवरेन EIGN सॉवरेन नेशनलिज्म इन कंटेम्प्रेरी ऑर्डर। अब इसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स को आप मेंशन करके लिख सकते हो? देखो अब जब ग्लोबलाइजेशन वीक हुआ है तो हर कंट्री ने अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल कंट्रोल फिर से क्या है स्टार्ट में यानी कि फिर से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि आपको बताना है कि नेशनलिज्म किस तरीके से या किस किस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हो चलेगा वो किस पे चलेगा? स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी एक मिनट फिर मैं लैपटॉप थोड़ा चार्ज में लगा दूं। पता चला रिकॉर्डिंग करते करते ही खत्म हो गया। तो देखो हर कंट्री अपनी पॉलिसी में इंडिपेंडेंस चाह रही है आज के टाइम पे बिना किसी फॉरेन प्रेशर के। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज यूएसए हमारी कंट्री पे बहुत प्रेशर डाल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ इम्पोज कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि हमारी कंट्री रसिया से तेल ना खरीदे। तो इसी बेसिस पे बहुत सी कंट्री आज के टाइम पे क्या कर रही है अपनी जो पॉलिसी है वो इस तरीके से बना रही है ताकि वो क्या रह सके इंटर इंडिपेंडेंस रह सके। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया ने RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और जो फार्मर्स है उनको क्या करेगा ये नुकसान पहुंचाएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल से समझिए कि हमारी कंट्री ने दैट इज यानी कि हमारी कंट्री का स्टैंड था कि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करेंगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी कंट्री का यही स्टैंडर्ड रहा है। जो हमारी कंट्री का मेन क्लेम है इसको RCEP को ज्वाइन ना करने का वो यही मेन कारण है कि हम अपनी जो अपना हमारा जो इंटरेस्ट है हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरा आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट पॉपुलिज्म एंड आइडेंटिटी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो अगर हम नेशनलिस्ट लीडर की बात करते हैं तो कंट्री फर्स्ट पॉलिसीज के लिए रहे हैं जहाँ कल्चरल जो आइडेंटिटी है और जो नेशनल प्राइड को ग्लोबल कॉरपोरेशन से ऊपर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो सबसे पहले हम अपनी कंट्री की बात करते हैं। हमारी कंट्री में क्या प्रोजेक्ट देखने को आपको मिलेगा? मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम पे हम नहीं चाहते कि हमें किसी अदर कंट्री पे क्या हो यानी कि इंडिपेंडेंस
सॉरी डिपेंडेंट रहना पड़े, नॉट इंडिपेंडेंस, हमें अदर कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसलिए हम आज इस पर फोकस कर रहे हैं, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोजेक्ट पे आज हम काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट स्लोगन, या जो उसकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी, यूएसए का जो ट्रेड और जो डिफेंस के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर उसने क्या किया था, रखा था, इसलिए कहा था अमेरिका फर्स्ट स्लोगन उसके द्वारा दिया गया था। यानी कि लोग अपने देश की आइडेंटिटी और कल्चर के साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं आज के टाइम पे। यानी कि जो ग्लोबल होमोजेनिशंस था वो अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो इसमें, तो थर्ड पॉइंट में आएगा जियो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सेगमेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड एक यूनिपोलर सिस्टम बन गया था। यूनिपोलर और बायोपोलर का मतलब समझो। कोल्ड वॉर के बाद यानी कि अगर हम बायोपोलर की बात करते हैं ना, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हर एक जो पावरफुल नेशन था वो ये चाहता था कि वर्ल्ड के ऊपर उसका दबदबा रहे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो दो देशों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर। तो जैसे ही यूएसएसआर का पार्टीशन यानी कि बंटवारा होता है, यूएसएसआर बिखर जाता है, तो पूरे वर्ल्ड पे किसका दबदबा हो जाता है, यूएसए का दबदबा हो जाता है। यानी कि यूएसए के लीडरशिप में अब ये मल्टीपोलर हो गया है। तो कोल्ड वॉर के टाइम यानी कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर यानी कि पूरे देश पे एक का दबदबा था, एक का लीडरशिप था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आपको जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन, तो जिसकी वजह से ना अलग अलग रीजन में एक पावरफुल प्लेयर है जो अपने इन्फ्लुएंस असिस्ट करता है। जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं। तो आज के टाइम पे ये सारे कौन से देश हैं, मोस्ट पावरफुल नेशंस में इनकी गिनती होती है। तो क्या हमारा वर्ल्ड आज के टाइम पे यूनिपोलर है? नहीं। आज के टाइम पे हमारा देश क्या बन चुका है, मल्टीपोलर बन चुका है। क्यों, सॉरी हमारा देश कह रहा हूँ, आज के टाइम पे जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या बन चुका है, मल्टीपोलर बन चुका है। क्यों, क्योंकि अब एक कोई सुपर पावर नहीं है, हर एक सुपर पावर को टैकल करने के लिए एक सुपर पावर है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए को टक्कर देने के लिए जो यूएसए की बराबरी आज के टाइम में बराबर चैलेंज कर रहा है वो है चाइना। हमारी कंट्री भी सुपर पावर है, रसिया भी क्या है, एक सुपर पावर नेशन है। तो आज के टाइम पे किसी एक देश का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के ऊपर हो पाना क्या है, अब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे रसिया का यूक्रेन इन्वेंशन 2022 में जो स्टार्ट हुआ था वो अभी भी चल रहा है। चाइना इंडो पैसिफिक में अपने जो स्पेयर्स हैं उसका इन्फ्लुएंस आज के टाइम पे क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हो, राइज ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी। राइज ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी। एक मिनट, सॉवरेनिटी अब इसका मतलब क्या है, देखो ग्लोबल इंटरनेट पहले एक ओपन प्लेटफॉर्म था, पर अब हर कंट्री अपने डिजिटल डाटा प्राइवेसी पर क्या करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है। एग्जाम्पल, यूरोप यूनियन का GDPR लॉ, इंडियन का डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, दोनों लॉ सिटीजन्स के डाटा के प्रोटेक्शंस करते हैं और ग्लोबल कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि उनके डाटा को वो क्या करे, लीक ना, मतलब लीक ना करे। फिफ्थ पॉइंट्स में आप इसको मैं एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी
फॉरवर्ड फ्री मार्केट, फ्री मार्केट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अब जो कंट्रीज है वो मार्केट लॉजिक के बजाय अपनी सिक्योरिटी और अपने रिलायंस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। एग्जाम्पल, फूड, एनर्जी और डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंसी सबसे बड़ा गोल आज के टाइम पे क्या कर रखा है, बना रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटेजी है, यूएस और यूरोपियन कंट्री अपने सप्लाई चेन्स को चाइना से निकाल कर इंडिया में लेके आ रहे हैं। वियतनाम जैसे देशों ने शिफ्ट कर लिया है। तो ये अब आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नेशनल सिक्योरिटी ओवर फ्री फ्री मार्केट, यानी कि अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक फ्री मार्केट का ढूंढ रहे हैं वो आज के टाइम पे। फ्रेंड फ्रेंड सॉरी, जैसे कि सिर्फ ट्रस्टेड कंट्री के साथ ही आज के टाइम पे लोग क्या मतलब अदर कंट्री क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। ये सारी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो? देखो, ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को कनेक्ट बनाया था, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया था, और उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स इन भी हमें देखने को मिलते हैं, लाइक इनइक्वालिटी, डिपेंडेंसी और कल्चर डेल्यूकेशंस, यानी कि कल्चर का ख़त्म होना। से बचने के लिए, यानी कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, तो इन सबको से बचने के लिए आज के टाइम पे जो कंट्रीज है वो अपने सॉवरेनिटी और अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ, बस सेलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन आ गया, जहाँ कंट्रीज सिर्फ उन सेक्टर में कॉरपोरेट कर रही है जहाँ उनको उनकी ज़रूरत है। देखो, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं ना, तो ना तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री का कोई परमानेंट फ्रेंड होता है ना एनिमी होता है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंटरेस्ट पे। जिस कंट्री के साथ जैसा इंटरेस्ट रहता है, हमारा रिलेशन उसके साथ वैसा होता है। सिर्फ हमारा नहीं, हर कंट्री का यही पॉलिसी है। जिसके साथ जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे रिलेशन उतने उसके साथ अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा रसिया के साथ रिलेशंस अच्छा होने का मेन कारण डिफेंस सेक्टर, और हम पेट्रोलियम सेक्टर की बात करो या एनर्जी सेक्टर की बात करो, हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खरीदते हैं डिफेंस और पेट्रोलियम में या गैस में, वो हम रसिया से खरीदते हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छा क्यों नहीं है? चाइना के साथ उतना अच्छा क्यों नहीं है? चाइना के साथ तो फिर भी बैलेंस्ड है, पाकिस्तान के साथ बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ प्रॉपरली जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो ऐसा नहीं है। देखो, कई बार ऐसा नहीं होता है, अगर हम सिर्फ अपनी कंट्री की पॉलिसी की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री कुछ देशों के साथ ऐसी भी पॉलिसी बना के रखती है जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट की जगह पे ह्यूमैनिटीज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे हमारी कंट्री की जो रिलेशंस है अफगानिस्तान के साथ अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भी हमारी कंट्री के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए, डेवलप किए गए। लेकिन ओवरऑल आप किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की बात कर लो, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक ही सेंट्रल पॉइंट पे टिकी होती है, सेल्फ इंटरेस्ट। जिस कंट्री के साथ जितना अच्छा हमारा सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, उतने अच्छे हमें रिलेशंस देखने को मिलते हैं। बाकी किसी भी लाइन्स को अगर आपको लगता है आप पर्सनली ना लेना, ये सिर्फ एक आंसर राइटिंग डिस्कशंस का पार्ट है। आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं इसके अलावा जो आप इस आंसर में लिख सकते हो, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी, या आपको कोई सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और सजेशन दे सकते हो। यदि वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।